हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आदर्श एजुकेशनल टॉनिक। जहां पर आज आपसे हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 आपका केमिकल बॉन्डिंग। जहां पर हम इस टॉपिक में आगे की तरफ जहां तक हम लोगों ने स्टडी कर रखी है उसी से आगे के लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। तो जो आज के लेक्चर में आप सबको पढ़ना है जिस चीज़ के बारे में, वो है हमारा एक हेडिंग क्या, फजांस रूल। केमिकल बॉन्डिंग में हमने देखा था कि जो टाइप्स ऑफ हमारे बॉन्ड्स होते हैं वो एक तो आपका नॉर्मली मॉलिक्यूल और एटम्स इन सबके बीच में बनता है। दूसरी चीज़ कुछ कंपाउंड्स भी होते हैं जहाँ पर आपस में सबके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्डिंग शो होती है, जिसमें हमारा दो तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, एक तो स्ट्रॉन्ग, दूसरा हमारा क्या था, वीक। जब भी हम स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या क्या बॉन्ड आते हैं। पहला बॉन्ड हमने पढ़ा आयोनिक बॉन्ड, दूसरा हमारा उसी में क्या हो जाएगा आपका मेटेलिक बॉन्ड, और उसके बाद आपका होता है कोवैलेंट बॉन्ड, और लास्ट आपको पढ़ना रहता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, 4 बॉन्ड ये हमारे थे। लेस अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें हम लोग तो उसमें हमको 2 बॉन्ड यहाँ पर स्टडी करनी है, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सेकंड वन इज आपका हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अभी तक जो स्टडी हमने कर रखी है वो हमने कंप्लीट की थी कहाँ तक कि हमने देखा अपना आयनिक बॉन्ड, उसकी कैरेक्टर्स, उसके बारे में उसकी डिपेंडेंसी, किन किन चीज़ों पर वो डिपेंड करता है, सारी प्रॉपर्टीज़। सेकंड हमने देखा कि कोवैलेंट बॉन्ड हमारा फॉर्मेशन कैसे होता है उस चीज़ का। तो हमने आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड दोनों चीज़ों के बारे में आसानी से और अच्छे ढंग से पढ़ लिया है। जो टॉपिक आज हमको पढ़ना है वो क्या है, हमारा फजांस रूल। अभी आखिर फजांस रूल हमारा होता क्या है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे और आप लोग इस टॉपिक को अपने नोटबुक में क्या करोगे, आप नोट डाउन करोगे। जैसे सेम एज टॉपिक आपका रहेगा वैसे ही आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, और जो आपकी इसकी डिफिनीशन वगैरह होगी जिस रूल की, या इसमें जो भी एग्जांपल्स होंगे आपके, या जो भी इसकी डिपेंडेंसी होगी, सारी चीज़ें आपको सेम एज जैसे हम नोट डाउन करते चल रहे हैं वैसे ही आपको इसमें करना है। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ फजांस रूल। तो देखो आप, सबसे पहली चीज़ कि फजांस रूल आपका होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे किसके बारे में बेटा, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आयोनिक कंपाउंड के बारे में। हमने पहले से पढ़ रखा है आयोनिक बॉन्ड के बारे में, तो आपको पता है कि हमने आयोनिक कंपाउंड जो पढ़ा था उस कंपाउंड में हमारा अगर एग्जाम्पल को हम ले करके चलें तो पहला एग्जाम्पल हमने सबसे पहला जो डिस्कस किया था वो हमारे पास क्या था बेटा, यानी Cl, मतलब आपका ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक, इसी एग्जाम्पल का यूज़ करके हम समझेंगे कि आखिर ये फजांस रूल हमारा होता क्या है। ठीक, तो हमने आपको बताया पहले कि सोडियम आपका और क्लोरीन आपका दोनों पहली चीज़ अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी, मतलब 2 आपके एटम्स हो जाएंगे, या आप कह सकते हो 2 आपके एलिमेंट्स। सोडियम के पास जो टेंडेंसी होती है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 8 एंड 1, लास्ट में कितना आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यही इसकी बैलेंसी होगी, या फिर कह सकते हो बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। Cl जब आप डिनोट करते हो तो 2 8 एंड 7 इसके हिसाब से डिनोट करते हो, तो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आपके पास किसमें है, 7। मतलब इसकी अगर आप बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 1, यहाँ पर कितना होगा, 7, बट इसकी बैलेंसी भी 1 होती है और इसकी बैलेंसी भी क्या होती है आपकी, 1। अब इसमें होता क्या है कि सोडियम अपने आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, किसको करेगा वो, Cl को। तो इसी वजह से इस Na पर आता है प्लस चार्ज, और साथ में हम दिखाते हैं एक इलेक्ट्रॉन। सेम एज आपका जो क्लोरीन होता है, इसके आउटर मोस्ट में 7 होता है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो जहाँ से ये बना लेता है Cl माइनस, और यहाँ पर हम दिखाएंगे कि हमने कितना इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सेप्ट करवाया, एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका Na प्लस यानी ये पॉजिटिव नेचर आपका शो कर रहा है, और इसे हम कौन से फॉर्म में लिख रहे हैं बेटा, कैटायन के फॉर्म में। हमारा प्लस जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैटायन। Cl माइनस ये आपके कौन से फॉर्म में रहेगा, तो ये आपका रहेगा एनायन के फॉर्म में, मतलब ये आपका एनायन होगा, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, कैटायन होगा। अब देखो, हमने आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस में, पुरानी क्लासेस में एक एग्जाम्पल को बता रखा है। एग्जाम्पल क्या कह सकते हो आप, एक हिसाब से आप कह सकते हो कि नॉर्मली सा हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखी है एक हेडिंग, वो हेडिंग हमारी क्या थी, Z इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके बारे में हमने आपको बताया था कि ये न्यूक्लियस है, तो इसका कुछ ना कुछ अपना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा,
और जो नंबर ऑफ शेल्स पाए जाते हैं इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर होगा आउटर मोस्ट में, इस इलेक्ट्रॉन की और इस न्यूक्लियस की, इन दोनों के बीच में जो आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन का और इस न्यूक्लियस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वही हमारा कहलाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम दिखाते हैं किससे, जेड इफेक्टिव से। तो साफ सीधी सी बात करनी है आपको किसकी, जेड इफेक्टिव की। तो हमने आपको जब जेड इफेक्टिव बताया था तो हमने कहा था कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर प्लस चार्ज है, मतलब वो क्या है आपका कैटायन, तो उसका जेड इफेक्टिव ऑलवेज हाई माना जाता है। और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब जो एनायन का फॉर्मेशन करता है, इसके ऊपर इफेक्टिव चार्ज क्या मानोगे आप, डाउन मानोगे। या दूसरा तरीका आप देखो तो सोडियम की साइज छोटी मानी जाती है और Cl की साइज इस सोडियम के मुकाबले अगर आप इसका कंपैरिजन करो तो Cl की साइज क्या होती है, बड़ी। तो सोडियम का साइज छोटे होने की वजह से जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, क्लोरीन का साइज बड़ा होने की वजह से जेड इफेक्टिव आपका कम होता है। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करती जाएगी, साइज आपकी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जेड इफेक्टिव आपका कम होता जाएगा। जैसे जैसे साइज आपकी डिक्रीज करेगी, छोटी होती जाएगी, वैसे वैसे जेड इफेक्टिव आपका वो बढ़ता जाएगा। तो दोनों चीज़ों में इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर हम बात करें नॉर्मली सा कैटायन के लिए, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, क्या चीज़, फॉर कैटायन सेम एज आपको ऐसे ही नोट डाउन करते हुए चलना है। और दूसरी चीज़ हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, फॉर एनायन। ठीक, जब हम कैटायन की बात करेंगे तो कैटायन का मतलब अगर साइज छोटी है तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, उसका ज़्यादा बड़ा होगा। साइज अगर छोटी है कैटायन की, देखो अगर हम बात करें साइज की, तो साइज जितनी ज़्यादा छोटी होगी कैटायन की, उसका जेड इफेक्टिव उतना ही ज़्यादा होगा। सेम बेटा इसी में अपोजिट आ जाओ आप, किसमें, एनायन में। बस इन्हीं पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। साइज अगर कैटायन की छोटी होगी तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो, साइज अगर आपके इस एनायन की ज़्यादा बड़ी होगी, मतलब साइज अगर बड़ी होगी, तब उसका जेड इफेक्टिव कम होगा। दोनों उल्टा है, साइज छोटी होगी तो जेड इफेक्टिव आपका बड़ा होगा। यहाँ पर एनायन में साइज अगर बड़ी होगी तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, आपका कम हो जाएगा। इसी तरीके से हम चार्ज को लेकर के चलें, अगर पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज़्यादा होता जाएगा, मतलब चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, तो वहाँ पर जेड इफेक्टिव भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एनायन की अगर वैल्यू बढ़ती है, मतलब अगर माइनस 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 ये चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ भी जेड इफेक्टिव बेटा आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोनों पॉइंट को याद रखना। कैसे, जब हम प्लस चार्ज की बात करेंगे, कैटायन का मतलब क्या होता है आपका, पॉजिटिव चार्ज। जैसे हमारे पास क्या है, ये सोडियम, तो प्लस चार्ज अगर आपका बढ़ता जा रहा है, 1 प्लस है, 2 प्लस है, 3 प्लस है, 4 प्लस है, तो जैसे जैसे प्लस बढ़ेगा जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। साइज जितनी छोटी होगी उतना ही जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। आ जाओ एनायन में, साइज अगर बड़ी होगी तो जेड इफेक्टिव आपका कम होगा। चार्ज अगर बढ़ता जाएगा फिर भी जेड इफेक्टिव क्या होगा आपका, ये कम होगा। ठीक, तो दोनों कंडीशन आपके पास यहाँ पर ऐसे ही पड़ी हुई है, क्या, कैटायन के लिए और एनायन के लिए। इन इतने पॉइंट को आप पहले यहाँ तक नोट डाउन करोगे, फिर इसके आगे हम बताते हैं कि इस रूल में आखिर में होता क्या है। अब आगे क्या नोट डाउन करना है बच्चा आपको, देखो जैसे हमने कहा, अब बात करते हैं हम Na और Cl की, कैसे क्या इसमें होगा। अब देखो आप, ये हमारे पास मानते हैं कि हमारे पास क्या है, ये Na है, मतलब ये आपके पास जो एटम है वो क्या है, आपका एटम सोडियम। ठीक, क्लोरीन आपका जो होगा, जाहिर सी बात है थोड़ा सा बड़ा होगा Na से, ये आपके पास क्या है, Cl। अब जो Na है आपका, ये इलेक्ट्रॉन देने से क्या चार्ज आया इस पे, प्लस। Cl के ऊपर जो चार्ज आया है वो क्या आया है बेटा, माइनस। आपको पता है कि इसके पास भी जब आपका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो प्रोटॉन की संख्या देखी जाए तो अभी भी कितना है आपके पास, 11, बट इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर,
10 हो गई, क्योंकि एक इसने क्या किया, डोनेट कर दिया। क्लोरीन में देखते हैं हम लोग, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या आपकी 17 है और इलेक्ट्रॉन एक बढ़ने की वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा, 18 हो गया। अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए कितना प्रोटॉन है इसके पास, 11। यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन को बियर करने के लिए, पकड़ने के लिए कितने प्रोटॉन है, सिर्फ 17। तो मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो पकड़ है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी। ठीक, मतलब थोड़ी सी क्या होगी, कमज़ोर। यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों को पकड़ने के लिए 11 प्रोटॉन है, मतलब एक एक्स्ट्रा ही है, तो ये अच्छे से इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये संभाल के रखेगा। बट यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से इस क्लोरीन माइनस पर पकड़ इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, कम हो जाएगी, या कह सकते हो आप कि थोड़ी सी लेस हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं वो हमेशा एक क्लाउड के रूप में पाए जाते हैं। आपको हमने पढ़ाया है चैप्टर नंबर 2 में कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बादल की तरह होते हैं। अब ये क्या करेंगे कि इसके इलेक्ट्रॉनों की पकड़ ज़्यादा है, मजबूत, तो ये थोड़ा सा इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और खींच के थोड़ी सी यहाँ पर मान लो ला रहा है, इस बीच में यहाँ पर ऐसे। तो जो इलेक्ट्रॉन का बादल बन रहा है, क्लाउड बन रहा है, वो थोड़ा सा किसके तरफ अट्रैक्ट हो गया, देखो थोड़ा सा सोडियम की तरफ। तो जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था और जो ये Cl आपका एक्सेप्ट कर रहा था, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, बट Cl के पास इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो गई। तो ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ी सी अपनी ओर क्या करेगा, सोडियम खींच लेगा। पूरा तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि नहीं कर सकता, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है इसकी। तो क्या करेगा, ये थोड़ा सा अपनी ओर को सिर्फ खींचेगा, और खींचने से जो आपका ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये थोड़ा सा बेटा कहाँ आ गया, देखो इसके पास से हट के थोड़ा सा बीच में आ गया। तो अभी तक जो इनमें आयोनिक नेचर शो हो रहा था, अब ये शेयरिंग नेचर स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ से कौन सा नेचर इसका आ गया, शेयरिंग नेचर आ गया। और शेयरिंग नेचर का मतलब होता है साझेदारी करना। तो जैसे ही ये साझेदारी करना स्टार्ट करेंगे, तो अभी तक तो ये आयोनिक बॉन्ड बना रहे थे, तो हम इनको आयोनिक कंपाउंड बोल रहे थे। जैसे ही शेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे वैसे ही इनको हम क्या कह देंगे, कोवैलेंट कंपाउंड। क्या कह देंगे हम लोग, कोवैलेंट कंपाउंड। ड्यू टू कोवैलेंट प्रॉपर्टीज, ड्यू टू कोवैलेंट प्रॉपर्टीज, मतलब यहाँ पर इसमें कौन सा नेचर शो होने लगा, कोवैलेंट कंपाउंड का नेचर। रीजन क्या है इसका, कोवैलेंट प्रॉपर्टीज। मतलब जो अभी तक इलेक्ट्रॉन के देने से प्लस हो रहा था, इलेक्ट्रॉन के लेने से माइनस हो रहा था, अब ये थोड़ा सा क्लाउड खींचने की वजह से अब इनमें शेयरिंग स्टार्ट हो गई, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग स्टार्ट हो गई। तो शेयरिंग कहाँ पर होती है, जहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है आपका, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, अब आप पूरे कहानी को अच्छे से समझो। क्या कहा हमने, पहले जो आयोनिक कंपाउंड था आपका, ये कुछ समय के बाद अगर कोवैलेंट कंपाउंड का नेचर शो करने लग जाए, फिर से सुनिए, जो आयोनिक कंपाउंड है आपका, ये कुछ समय के बाद कोवैलेंट कंपाउंड का नेचर शो करने लग जाए, तो इसमें जो प्रॉपर्टीज डेवलप होती हैं वो किसकी होने लगती हैं, कोवैलेंट कंपाउंड की। यही पूरा आपका जो रूल होता है, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, फजान्स रूल। आयोनिक कंपाउंड में कोवैलेंट नेचर का शो होना ही कौन सा रूल है आपका, फजान का रूल है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे क्या, कि व्हेन कोवैलेंट नेचर obtained in when covalent nature obtained in some ionic compounds is known as फजान्स रूल। जब कभी भी आपके कोवैलेंट नेचर शो होने लग जाएं किसी भी आयोनिक कंपाउंड में, तो यही कंप्लीट थ्योरी में आपका जो रूल लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फजान्स रूल। ठीक, तो ये इतना आपका हो जाएगा एग्जाम्पल।
पीछे हमने उसकी डिपेंडेंसी बताई कि जेड इफेक्टिव आपका ज़्यादा तब होगा जब किसी भी प्लस वाले का साइज कम हो, चार्ज ज़्यादा हो। उल्टा आओ एनायन में, मतलब निगेटिव पे Cl के पास, तो यहाँ पर हमने आपसे क्या कहा कि Cl माइनस है तो माइनस के होने की वजह से इसका जेड इफेक्टिव बेटा बहुत कम होगा। सोडियम पे प्लस चार्ज होने की वजह से इसका जेड इफेक्टिव बहुत ही ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़, इसकी जो आपकी साइज़ है, साइज़ बड़ी है तो जेड इफेक्टिव कम होगा। इसकी जो आपकी साइज़ है, साइज़ छोटी है तो जेड इफेक्टिव आपका ज़्यादा होगा। दोनों कंडीशन है आपकी, प्लस चार्ज बियर कर रहा है तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, साइज़ छोटी है फिर भी जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। निगेटिव चार्ज बियर कर रहा है तो जेड इफेक्टिव कम होगा, साइज़ बड़ी है तो जेड इफेक्टिव कम होगा। और इसीलिए इस आयनिक कंपाउंड में जो नेचर शो होता है वो कौन सा होता है, कोवैलेंट का। यही पूरा ड्रामा आपका क्या कहलाता है, फजान्स रूल। ठीक, तो आई होप कि आपको ये इतना टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखते हैं कि आखिर इस फजान्स रूल में हमारे इस कोवैलेंट प्रॉपर्टीज जो हमारी है ये वाली, ये कोवैलेंट प्रॉपर्टीज किस किस चीज़ पर डिपेंड कैसे कैसे करती हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग डिपेंडेंसी ऑफ कोवैलेंट नेचर, डिपेंडेंसी ऑफ कोवैलेंट नेचर। तो क्या होगा बेटा डिपेंडेंसी कोवैलेंट नेचर की, आइए बताते हैं कि आपको। सबसे पहली चीज, चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन अगर इंक्रीज कर रहा है तो आपका जेड इफेक्टिव क्या होगा बच्चा, इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो हमारे पास चार्ज ऑफ कैटायन, जैसे हमारे पास NaCl है, साथ में MgCl2 है, NaCl है, MgCl2 है। तो देखो Na के ऊपर प्लस चार्ज है, Mg के ऊपर +2 चार्ज है। तो जिसके ऊपर प्लस की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, और वो आपका जो होगा सबसे ज़्यादा वो अपना कोवैलेंट नेचर को शो करेगा। तो यहाँ आपके पास ये हो जाएगा ये चीज़। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपका होगा साइज ऑफ कैटायन। साइज ऑफ कैटायन का मतलब, अगर साइज किसी कैटायन की प्लस चार्ज की डिक्रीज करेगी तो उसका भी जेड इफेक्टिव क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। जैसे एग्जांपल ले चलते हैं फिर से आपको एग्जांपल की तरफ। तो एग्जांपल में क्या था हमारा कि जैसे मान लो हमारे पास NaCl है और दूसरा LiCl है। तो बात किसकी करनी है, साइज की। दोनों में से आप देखो तो Cl कॉमन, यहाँ भी Cl कॉमन, मतलब हम कंपैरिजन कहाँ से कर सकते हैं, Na और Li से। लिथियम आपका है लीना के रब से फरियाद, क्या है लीना के रब से फरियाद, ये है आपका। जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम चलते हैं साइज क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर क्या लेना है आपको, लिथियम और सोडियम। तो लिथियम ऊपर आ रहा है मतलब इसकी साइज छोटी होगी, सोडियम की साइज बड़ी होगी। तो जिसका साइज बड़ा होगा वो आपका कोवैलेंट नेचर कम शो करेगा, जिसका साइज छोटा होगा वो आपका ज़्यादा शो करेगा। तो साइज किसका छोटा है आपका, LiCl का, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो जिसका साइज जितना छोटा उतना ही अच्छा वो क्या दिखाएगा, जेड इफेक्टिव नेचर, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड पॉइंट आपका। अब बात करते हैं साइज ऑफ एनायन एंड चार्ज ऑफ एनायन, चार्ज ऑफ एनायन। अगर आपके एनायन का साइज कंटिन्यू बढ़ रहा है तो उसका जेड इफेक्टिव लेस होगा। चार्ज ऑफ एनायन अगर आपका बढ़ रहा है फिर भी उसका जेड इफेक्टिव क्या होगा बेटा, कम होगा। ठीक, तो चाहे साइज ऑफ एनायन हो आपका इंक्रीज करेगा, जेड इफेक्टिव कम रहेगा। साइज ऑफ चार्ज ऑफ एनायन करेगा फिर भी जेड इफेक्टिव कम रहेगा, मतलब दोनों ही केस में कम रहेगा। एक प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर और मिलेगी,
और वो हम आपको बताना चाह रहे हैं क्या है वो आपकी 1 2 3 4 पॉइंट आपके पास हुए। 5 पॉइंट को हम आपको बताना चाह रहे हैं इसमें क्या कि देखो, अगर मान लो कोई कंपाउंड आपके पास मिल रहा है जिसके पास एस ब्लॉक भी है, कॉन्फ़िगरेशन करने पर 1s 2s 2p 3s 3p करने पर s p और d तीनों भरे हुए हैं। s में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, p में 6, d में 10। अगर आपका ये फुल फिल है तो इसका भी z इफेक्टिव क्या होगा बेटा, बहुत ही हाई होगा, अच्छा होगा। तो ये और अच्छा आपका कोवैलेंट नेचर क्या करेगा, शो करेगा। अगर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक तीनों फुल भरे हुए हैं कंप्लीट, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा इसका, आपका हाई होगा। तो इतने में अगर जेड इफेक्टिव अगर वैल्यू हाई है तो अच्छा कोवैलेंट नेचर शो करेगा, अच्छे से इस रूल को फॉलो करेगा। जिसका जेड इफेक्टिव कम होगा वो इस रूल को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएगा, उसका कोवैलेंट नेचर क्या होगा, लेस होगा, कम होगा आपका। ठीक, अब आइए इसमें देखते हैं कि अगर आपके इस कोवैलेंट नेचर की डिपेंडेंसी को देखते हुए हम अगर इसमें थोड़ी सी कंपैरिजन करना सीखें कि इसके बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसमें मेल्टिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज़ के बारे में। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, आइए देखते हैं इसमें आगे क्या रखेंगे हम लोग। when increase in covalent nature, then सिंगल पॉइंट को लेते हुए चलते हैं। देन पहला पॉइंट आपका, देन solubility इन वाटर। देखो बेटा, जैसे जैसे कोवैलेंट नेचर आपका इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी किसी चीज़ की पानी में क्या होती जाएगी, कम। रीज़न क्या होगा इसका, लाइक डिजॉल्व लाइक, सॉरी, जो जैसा होता है सेम एज उसी तरीके से आपस में वो घुलता है। देखो आप, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, हम बात किसी कर रहे हैं अभी आयोनिक कंपाउंड की। जैसे मान लो हमने नमक ले लिया, तो यानी Cl, ये प्लस है ये माइनस है, इसको हमने मिला दिया पानी में H2O। तो आपके पास देखो यहाँ पर भी H प्लस होता है और OH माइनस होता है पानी में, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो जो जैसा होता है उसी में अच्छे से घुल जाता है। इसके पास प्लस था माइनस था, वाटर में भी आपका प्लस है माइनस है, मतलब अच्छे से घुल रहे थे। बट कब, जब ये आयोनिक नेचर शो कर रहा था तब। जैसे ही इसमें कोवैलेंट नेचर आया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना स्टार्ट कर दी, तो प्लस और माइनस की वैल्यू क्या होती गई बेटा, कम होती गई। फिर से सुनिए ध्यान से कि ये उस समय तक लागू हो रहा था कि जब ये दोनों आयोनिक नेचर को शो कर रहे थे। जैसे ही हम लोग कहाँ पहुँच गए, कोवैलेंट नेचर में, वैसे ही इसका प्लस माइनस दोनों में क्या आने लगी, कमी। और जब प्लस माइनस में कमी आनी स्टार्ट हो जाएगी तो अच्छे से ये कभी भी आपस में मिक्सअप नहीं होंगे। तो इसीलिए जो आपका कोवैलेंट नेचर था ये इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट दिखाएगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, कम हो जाएगी। ठीक, ये आपका पहला पॉइंट। नेक्स्ट, पहले अगर कोई आयोनिक कंपाउंड है तो उसको गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती थी, क्योंकि हमने आपको पहले भी बता रखा है कि जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है इन कंपैरिजन टू आयोनिक बॉन्ड। किसी के बीच में अगर आयोनिक बॉन्ड बन रहा है तो वो बहुत ही मजबूत माना जाता है। क्यों, क्योंकि हमने आपको कहा है कि आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो हमेशा वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, और सॉलिड स्टेट में होने के साथ उनमें क्रिस्टलाइन नेचर पाया जाता है, क्रिस्टल का नेचर पाया जाता है, टुकड़ों में होते हैं वो। तो उनको तोड़ने के लिए, अलग करने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। तो इसीलिए जैसे ही कोवैलेंट नेचर आएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। थर्ड पॉइंट आओ आप, घोलने की प्रक्रिया, मेल्टिंग पॉइंट, गलाने की, क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट
जब तक ये सॉलिड स्टेट में थे इनको गलाने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती थी। जैसे ही कोवैलेंट नेचर में आए वैसे ही इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। अगला पॉइंट, फोर्थ स्टेप आपका, पहले जब आपका आयोनिक बॉन्ड बनता था तो बहुत ही मजबूत था वो, लेकिन जैसे ही कोवैलेंट बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ आपका थोड़ा सा ये वीक हो गया, कमज़ोर हो गया। तो जो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड की जो शक्ति होगी वो भी क्या हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। जब कोई आयोनिक कंपाउंड आपका होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी होता है। जैसे आपका कोई नमक का क्रिस्टल ले लो, वाइट, आप अगर शुगर का क्रिस्टल ले लो तो भी आपका वाइट, मतलब उसका कलर कैसा होता है आपका, अधिकतर कह सकते हो कलरलेस होता है नॉर्मली सा। दूसरी चीज़, जैसे ही उसमें कोवैलेंट नेचर शो होगा उसका धीरे धीरे कलर कैसा होता जाता है, एकदम डार्क होता चला जाता है। तो जो आपका कलर है वो बेटा कैसा हो जाएगा, डार्क। ठीक, तो ये इतने 5 पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला क्या, जैसे ही आपके कोवैलेंट नेचर में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, सॉल्युबिलिटी इन वाटर घट जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगी, कलर डार्क हो जाएगा। और ये सारी कंडीशन कब लागू होगी, जब कोई आयोनिक कंपाउंड में कैसा नेचर आना स्टार्ट हो जाए, कोवैलेंट नेचर। तो दिस इज ऑल अबाउट द फजान्स रूल। जितना भी कंप्लीट हमने आपको पोर्शन बताया आपका, वो किस पे डिपेंड था हमारा बेटा, आज के फजान्स रूल पर। यही इतनी प्रॉपर्टीज आपकी फजान्स रूल की है। जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। हमने क्या देखा कि Na और Cl हमारे पास था। Na एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव बना रहा था, मतलब कैटायन। Cl एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आपका एनायन बना रहा था। बट Na के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से उसने उस Cl के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर थोड़ा सा खींच लिया, जिसके खींचने की वजह से वहाँ पर उनके बीच में आयोनिक की जगह थोड़ा सा शेयरिंग का नेचर स्टार्ट हो गया। और जब शेयरिंग नेचर स्टार्ट हुआ तो उसे हमने क्या कहा, कोवैलेंट नेचर। ठीक, तो जब किसी भी आयोनिक कंपाउंड में कोवैलेंट नेचर शो होना स्टार्ट हो जाए तो उस रूल को हम क्या नाम देते हैं बेटा, फजान्स रूल। ये इसी रूल के अंतर्गत, इसी रूल में इंक्लूड करके बताया गया था। दूसरी चीज़, जब कभी भी आपके कैटायन का साइज बढ़ेगा, या फिर कह सकते हो कि जिस कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उसका जेड इफेक्टिव उतना ही ज़्यादा होगा और वो उतना ही अच्छा क्या शो करेगा, कोवैलेंट नेचर। जिस कैटायन के पास में प्लस 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 की वैल्यू बढ़ती जाएगी वो भी सबसे अच्छा क्या शो करेगा, कोवैलेंट नेचर। बात करते हैं एनायन की। एनायन के पास होता है निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो जेड इफेक्टिव घटता जाएगा और वो उतना ही घटिया नेचर शो करेगा किसका, कोवैलेंट कंपाउंड का। ठीक, दूसरी चीज़, अगर आप उसी कैटायन की साइज में बढ़ोतरी करते जाओगे, साइज को बड़ा बनाते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, तो भी वो जेड इफेक्टिव में कम हो जाएगा और कोवैलेंट नेचर को बहुत ही कम शो करेगा। फिर हमने देखा डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी इसकी जो थी कि जब इसका इंक्रीज करेगा कोवैलेंट नेचर तब क्या क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर आपकी कम हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट आपका कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट आपका कम हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी कम हो जाएगी, कलर कैसा हो जाएगा बेटा, डार्क हो जाएगा। अब लास्ट में चलते चलते इस टॉपिक को क्लोज करते हुए आइए एक छोटा सा हम लोग टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं और उसी के साथ क्लास को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो आइए देखते हैं अपना लास्ट आज का एक थोड़ा छोटा सा TRQ। तो अब देखते हैं अपने लास्ट में हम क्या, एक छोटा सा TRQ, हमारा टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। क्या है हमारा टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन, विच कंपाउंड boiling point, which compound boiling point is higher, which compound boiling point is higher, किस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल आपके पास जो दिए हैं वो हमारे पास क्या है, 2 एग्जाम्पल है। पहला यहाँ लिखते हैं, सेकंड बेटा यहाँ लिखते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है आपका वो है आपके पास BeF2, एक कंपाउंड आपके पास ये हो गया।
दूसरा इसी में है MgF2, मतलब BeF2 और MgF2 आपका बेरियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम फ्लोराइड, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक, तो एक तो आपका ये हो जाएगा और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन इसका। दूसरा हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ब्रोमाइड, CaCl2 CaBr2। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ब्रोमाइड के बीच में आपको यहाँ पर सॉल्यूशन को मेंशन करना है। तो आइए देखते हैं दोनों का सॉल्यूशन हमारा क्या होगा। देखो बच्चा, पहले किससे हम लोग कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे। पहले आइए देखते हैं साइज के बारे में। ठीक, साइज देखते हैं फटाफट से। अब देखो यहाँ पर पहली चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर आपके पास F2 है, यहाँ भी F2 है, मतलब दोनों जगह फ्लोरीन का साइज क्या होगा, मान लो सेम है। ठीक, दोनों जगह साइज क्या है इसकी, सेम है। अब आइए देखते हैं हम लोग क्या Be और Mg में। तो F2 की साइज अगर सेम है तो इसको हम छोड़ देते हैं कि F2 तो आपका सेम है वैसे रहेगा, ऊपर से निगेटिव नेचर शो करेगा एनायन का, तो इससे कोई मतलब नहीं है। मेन देखना क्या हमको है, कैटायन के बारे में, और हमको इससे फाइंड आउट करना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो देखो पहले आइए देखते हैं साइज को लेकर के। तो हम यहाँ से साइज निकालते हैं दोनों की, किसकी, Be और Mg की। बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऊपर से नीचे चलते जाओगे आप तो साइज इंक्रीज करेगी। तो सबसे छोटा साइज होगा आपके बेरिलियम का, और इससे बड़ा साइज हो जाएगा किसका, आपका मैग्नीशियम का। तो साइज अगर देखी जाए तो BeF2 इसकी साइज ज़्यादा बड़ी होगी किससे, MgF2 से। बट ये आंसर नहीं है, सावधान रहना। अभी ये हमने क्या निकाला, इसका साइज, और साइज में आपका अगर देखा जाए तो ये छोटा है, तो जितना छोटा होगा उतना अच्छा इसके पास क्या होगा बच्चा, Z इफेक्टिव इसका ज़्यादा होगा, इसका Z इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा। और जिसका Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा वो उतना ही अच्छा कोवैलेंट नेचर शो करता है, वो उतना ही अच्छा कोवैलेंट नेचर शो करता है। तो कोवैलेंट नेचर जो शो कर रहा है अच्छा, तो किसके पास है, वो BeF2 का। अब देखो आप फिर से एक छोटा सा ट्विस्ट, कोवैलेंट नेचर शो कर रहा है तो Z इफेक्टिव इसका अच्छा खासा होगा, मतलब ये आपका अच्छा कंपाउंड माना जाएगा किसके कंपैरिजन देखा जाए तो, कोवैलेंट नेचर के। दूसरी चीज़ हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, बॉइलिंग पॉइंट बताओ भैया, हमको कोवैलेंट नेचर से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो कोवैलेंट नेचर अगर इसका अच्छा है तो जिसका कोवैलेंट नेचर जितना अच्छा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता है। हमने भी लास्ट में लिखा है कि कोवैलेंट नेचर जब शो करता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो कंपाउंड में आपको बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका है, तो ज़्यादा किसका होगा, जो आपका कोवैलेंट नेचर कम शो करे, जो आपका कोवैलेंट नेचर कम शो करेगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये तो अच्छा खासा शो कर रहा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। कौन सा अच्छा आपका है बट कम शो कर रहा है कोवैलेंट नेचर, तो आपका क्या हो जाएगा, MgF2, क्योंकि साइज इसकी बड़ी है, Z इफेक्टिव कम है, कोवैलेंट नेचर भी क्या हो जाएगा, कम। जिसका कोवैलेंट नेचर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर बात करें हम BP की, ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि BeF2 लेस देन MgF2, इसीलिए हमने कहा कि जस्ट आपका ये अपोजिट हो जाएगा। ठीक, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, MgF2, रीज़न Z इफेक्टिव कम है। तो जो आपका दूसरा क्वेश्चन है ये देखते हैं इसमें क्या है कैसे। देखो ये आपका CaCl2 है, आपका CaBr2 है। तो जो आपका CaCl2 है, देखो यहाँ भी Ca यहाँ भी Ca, तो दोनों में आपका +2 चार्ज, +2 चार्ज, Cl2 के ऊपर -2, Br के ऊपर भी -2 आपका हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो Ca सेम है, तो जो डिफरेंट हो वहीं से आंसर निकालना है। यहाँ पर Cl2, यहाँ पर Br2। Cl का अगर हम देखें फिर से फंडा लगाएं साइज का, तो Cl की साइज होती है कम, छोटी सी, Br की साइज होती है बड़ी। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, देखो एनायन की, माइनस चार्ज की, वहाँ पर किसकी बात कर रहे थे, प्लस चार्ज की।
अब यहाँ माइनस की चार्ज, माइनस में देखो आप, तो जिसका साइज कम होगा उसका जेड इफेक्टिव उतना ही अच्छा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा उसका जेड इफेक्टिव उतना ही कम होगा। तो पहले यहाँ पर देखेंगे हम लोग कोवैलेंट नेचर के बारे में। किसके बारे में? कोवैलेंट नेचर। तो कोवैलेंट नेचर में आपके पास CaCl2 है, CaBr2 है। तो देखो आप, अगर एनायन है जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो मतलब वो उतना ही आपका क्या माना जाएगा, साइज छोटी है तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा है दूसरी साइड आओ, यहाँ जेड इफेक्टिव कम है। तो आप एनायन जब देखोगे तो जेड इफेक्टिव जितना कम होगा उतना ही अच्छा वो कोवैलेंट नेचर शो करेगा। तो यहाँ का जो ग्राफ बनेगा आपका वो ऐसे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कोवैलेंट नेचर। बट हमसे फिर से क्वेश्चन में क्या पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट बताइए किसका ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाओ, फिर से वही CaCl2 CaBr2, जिसका कोवैलेंट नेचर जितना ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता है। तो इसी का उल्टा हो जाएगा ऐसे। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा आपके, CaCl2 का। फिर से देखो रिपीट करते हैं, जो यहाँ पर हमने फंडा लगाया वो साफ साफ सा हमने लगाया था किसके लिए, प्लस चार्ज वाले के लिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस सेम था। यहाँ पर हमने प्लस देखा तो सेम है, माइनस डिफरेंट है। तो माइनस में साइज बड़ा तो जेड इफेक्टिव कम, तो माइनस में जिसका जेड इफेक्टिव कम होगा वो अच्छा कोवैलेंट नेचर को शो करेगा। तो कोवैलेंट नेचर अगर अच्छा शो कर रहा है तो मतलब CaBr2 का अच्छा कोवैलेंट नेचर होगा। और कोवैलेंट नेचर जो जितना अच्छा शो करता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता है। तो ज़्यादा किसका हो जाएगा, CaCl2 का। ये था आपका फजांस रूल से रिलेटेड आज का अपना टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस, और जो हमने कुछ एग्जांपल्स किए पहले वो हमारी चीज़ें। तो ये सारा का सारा जो आज आपका क्लास था ये डिपेंड था टोटली फजांस रूल के ऊपर। आई होप कि आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरे जितने भी आज सेशन में हमने बताया जो भी चीज़ें, आप उसको अपनी कॉपी में अच्छे ढंग से जैसे हमने बताया सेम एज वैसे ही आप लोग नोट करोगे और उसकी चेकिंग आप लोग की कुछ समय के बाद कर दी जाएगी। तो ये सारा टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ एक आप कमेंट सेक्शन में एक कमेंट को ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर आप फर्स्ट टाइम अगर आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिएगा, जिससे इसका बेनिफिट उनको भी मिल सके या इसका लाभ वो भी ले सकें। बाकी इसके आगे के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए अपनी पढ़ाई में, ऑलवेज व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।